थर्ड पार्ट नाउ. इफ एनीवन हैजंट वॉच्ड द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट, आई वुड सजेस्ट कि यार पहले उसको देख लो, क्योंकि हम एक सीरीज के साथ इकोनॉमी में चल रहे हैं एंड डॉट्स को ज्वाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा. हम्म. तो अब पहली बात, हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हैं अब. और इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. बहुत सिंपल सा है बात, ठीक है. अब इन्फ्लेशन ना जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आई वुड से पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जिससे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं. पहले तो इंक्रीज इन प्राइसेस इज नोन एज इन्फ्लेशन. अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये दो चीजें याद रखनी. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल प्राइस को करता है मेजर, और मतलब रिटेल प्राइस मतलब एक एक जब चीज होता है ना. फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू अ होलसेल स्टोर में बल्क में सामान खरीदना होता है. फॉर एग्जांपल यू नीड टू टेक, अगर आप एक सूट खरीदने जा रहे हो, लेट्स सपोज एक स्टोर से 10 सूट खरीदने पड़ेंगे आपको अगर वो होलसेल स्टोर हो. बट अगर वो एक रिटेल स्टोर है, जैसे मॉल्स में जाता है फिर नॉर्मल स्टोर्स में जाता है, तो एक सूट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है. मैं आपको उस केस में बता रही हूँ अपैरल के कॉन्सेप्ट में, ठीक है. वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा जब 10 सूट लोगे. अदरवाइज अगर आप एक सूट ले रहे हो, सो इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इट इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राइट. एंड आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स इट्स पब्लिश बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो जो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ना, ये आपका सीपीआई करती है, ठीक है, मेजर. याद रखना, दो सेपरेट चीजें हैं, दो सेपरेट आई वुड से इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस हैं, जो डिफरेंट चीजों को मेजर करते हैं और दो डिफरेंट बॉडीज निकालती हैं, बट है वो एक चीज के अंदर, दैट इज इन्फ्लेशन. सीपीआई आपका करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, सीएसओ. और आपका डब्ल्यूपीआई करता है एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर. अब सीएसओ और एनएसओ कंबाइन होकर, एनएसएसओ सॉरी, कंबाइन होकर अब एनएसओ बन चुके हैं कंप्लीटली. 2017-2019 में इनका मर्जर हुआ था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है. इसको क्योंकि पहले इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. जब मैंने सर्वे की एक वीडियो बनाई थी ना, यूट्यूब शॉर्ट्स डाला था मैंने और इंस्टाग्राम रील भी डाली थी उसमें, तो मैंने सर्वे के बारे में बताया था. एक सेंसस और सर्वे के बीच में डिफरेंस, एक बार जाकर उसको देख लेना, मैं आई बटन पे डाल दूंगी कि एक सेंसस और सर्वे के बीच में डिफरेंस क्या है. हमने एक बात करी थी जब भी कास्ट सेंसस के बारे में उठी थी बात, ठीक है, अभी बहुत रिसेंट वाली रील में मैंने बताया था कि जो सर्वे है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन मेजर करता है. अब इसका नाम ना चेंज होकर एनएसओ हो गया था. क्यों? क्योंकि इसका सीएसओ बॉडी मर्ज हो गई थी 2017 में, ये सब काम हुआ था 2017, ओके. कारण हमारा जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग उसमें है. अब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यूजुअली इन्फ्लेशन को देखती है. इस पर भी मैंने एक रील बना रखी है क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ठीक है. और आपको ये भी बात याद रखनी, इन्फ्लेशन बहुत तरीकों की होती है. आपके डिमांड पर बेसिस होती है. अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो सप्लाई ही कम है, तो नेचुरली में उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है. देन कॉस्ट कुछ राइजिंग इनपुट कॉस्ट. अगर मान लो मैं कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही हूँ हमारी कंट्री में, तो क्योंकि मैं मान लो टैरिफ लगा रही हूँ, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है ट्रम्प टैरिफ वॉर पर, क्योंकि इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से, तो एक बार देख लेना उसको भी. एक वन नेशन वन आरआरपी पर भी बनाया, रीजनल रूरल बैंक, उसको भी देख लेना, मेरे चैनल पर ही है. राइजिंग इनपुट कॉस्ट मतलब अगर मान लो उस पर टैरिफ ऐड हो रहा है, यूएस से कोई सामान आ रहा है, यूएस पे हमने टैरिफ लगा के रखा हुआ है, तो उस सामान में ऑफकोर्स जो सामान बिकेगा हमारी कंट्री में, उसके अंदर टैरिफ भी इंक्लूडेड होगा ना. जो टैरिफ का प्राइस है, इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा होगा, तो इनपुट कॉस्ट की वजह से भी, कॉस्ट पुश की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. और एक्सपेक्टेशन बेस्ड, इसका मतलब दैट समथिंग विच इज नॉट टैंजिबल, बट ऑफ कोर्स अगर हमें लगता है कि यार एक पर्टिकुलर ब्रांड लॉन्च होने वाला है और वो ब्रांड बहुत ज़्यादा लग्जूरियस होने वाला है, तो इन दैट केस एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कैसी होगी इस ब्रांड से, क्योंकि वो लग्जूरियस है इसलिए उसका प्राइस बढ़ा होगा. तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता इन्फ्लेशन के टाइप्स, ये बस समझाने के लिए रखा हुआ है. अब ये कुछ तरीके के आप नीचे पढ़ लीजिए. डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन थोड़ा सा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है लेकिन वो कम पेस पर बढ़ता है. मतलब इसका मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. दैट इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन. डिफ्लेशन. डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है. दैट इज जब प्राइसेस गिर जाते हैं उसको डिफ्लेशन बोलते हैं. कंट्री में साउथ कोरिया में ये हुआ था, जापान में भी डिफ्लेशन हुआ था. स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, मतलब कंट्री रिसेशन की कगार पे आने वाली, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन. वेरी डेंजरस लिखा हुआ है, ये है रिसेशन वाले दिन. अब है हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन जैसे जर्मनी में हुआ था, लिखा हुआ जिम्बाब्वे वेमा रिपब्लिक. जब इन्फ्लेशन इतनी ऊपर बढ़ गई थी कि एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को सैक्स ऑफ नोट्स लेके जाने पड़े थे, नोट्स. तो उस केस में वो हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन, बिकॉज प्राइस बहुत ऊपर बढ़ गया. स्क्रूड इन्फ्लेशन.
स्क्रूड इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन इफेक्ट्स ओनली पर्टिकुलर सेक्टर। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मान लो सिर्फ एग्रीकल्चरल गुड्स में इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, अपैरल में नहीं बढ़ा वो। अपैरल से इनफैक्ट मैं बात करूँ सिंथेटिक अपैरल में नहीं बढ़ा। अपैरल का मतलब क्या होता है, कपड़े। फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्रीकल्चरल गुड्स में प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो प्राइस में वो क्या होगा, सिर्फ एग्रीकल्चर गुड्स में हो रहा है, वो अपैरल में नहीं हो रहा। सिंथेटिक अपैरल मतलब सिंथेटिक है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऑल दीज आर केमिकल बेस्ड, राइट, प्लांट से तो नहीं निकाले, एग्रीकल्चर करके तो नहीं निकाले, एग्रीकल्चर तो बेसिकली इट्स फॉर फूड, बट हमने कोई नेचुरल रिसोर्स से नहीं निकाले, ठीक है। तो इस केस में उन पर कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा, सिर्फ प्लांट्स पर डाल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर गुड्स पर, तो वो पर्टिकुलरली एक सेक्टर कर है, दैट इज नॉन स्क्रूड इन्फ्लेशन। स्क्रूड का मतलब ही होता है इंग्लिश वर्ड कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इट्स लाइक डेविएटेड, अ लिटिल बिट एबरेटेड, दैट इज स्क्रूड। कोर इन्फ्लेशन, ये भी चीज याद रखनी है आपको। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन है जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं व्हेन यू नॉट इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, बिकॉज फूड और फ्यूल प्राइसेस हमेशा फ्लक्चुएट करता है। अनियंस का प्राइस बढ़ता है, टोमेटोज का प्राइस बढ़ता है, पोटेटोज का प्राइस बढ़ता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, डीजल का प्राइस बढ़ गया, इनके प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, है ना। इसलिए हमारा जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। हाउ डज इंटरेस्ट रेट कट्स बेसिकली इम्पैक्ट्स इंडियाज इकोनॉमी। देखो बेसिकली तुम एक चीज समझो कि ये जो चीज है ना, हम जो बोलते हैं कि यूएस के फेड में, फेड का मतलब क्या होता है, फेडरल रिजर्व, उसका सेंट्रल बैंक। जैसे इधर हमारे पास आरबीआई है, वैसे ही उधर है फेड, मतलब फेडरल रिजर्व ऑफ द यूएस। तो वहां पर क्या होता है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। भाई इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आता है, ये भी ऑफकोर्स कोई नहीं समझाता, जो लोग समझाते भी इनफैक्ट वो रीजन नहीं समझाते। और व्हेन आई actually when I read a lot many things, when I read a lot of articles, when I read a lot of reports, when I watched a lot many things, I understood कि यार ऐसा क्यों है, वो समझा क्यों नहीं रहे हैं। एंड देन आफ्टर रीडिंग अ लॉट मेनी थिंग्स आई अंडरस्टूड फाइनली। तो देखो पहली चीज है, फाइनली अगर इंटरेस्ट रेट कम होना, इंटरेस्ट रेट कम होने का बेसिकली मतलब है, जब भी बोलो ना कोई बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, मेजरली इट्स फॉर रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है जब एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, उसको बोलते हैं रेपो रेट। सिंपल है। ये मैं आई बटन पर दोबारा डाल दूंगी, ये मैं हमेशा रिआइटरेट कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में भी करा था इकोनॉमी की, उस वीडियो को एक बार देख लो। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स इकोनॉमी की जिसको घोट के पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, ओलेट्स और पता नहीं क्या क्या, ये पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये बहुत दुख की बात है कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं करा जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इनफैक्ट डिफरेंट सोर्सेज में भी, बट आई हैव एक्चुअली सिंप्लीफाइड इट फॉर यू, सो इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर यू टू वॉच दोस आल्सो। रेपो रेट कम हो जाता है ना तो बहुत चीजें पर इम्पैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब भी कोई मैं पर्टिकुलर कंपनी हूँ, ठीक है, मैं पर्टिकुलर कंपनी मैं जब आप जाकर मान लो यूएस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ। अब स्टॉक मार्केट में मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए, है ना, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो वहां पर इंटरेस्ट रेट काट दी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट काटने का मतलब है कि मेरे को कम पैसे मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, मैं यूएस में गई, मैंने यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे। अब जब मैंने वहां पर जाकर इन्वेस्ट करे ना, अब मैंने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, मान लो 6.5% एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को दे रही है, ठीक है। सब में मेरे को लगा बड़ा अट्रैक्टिव ऑफर लगा कि यार इंडिया में तो 5% है, वहां पर 6.5 मिल रहा है, तो उधर गई मैं, मेरे को ना वो इंटरेस्ट मिलता जा रहा है एनुअली। बट सडनली क्या हुआ, फेडरल रिजर्व ने वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ठीक है, और वहां पर इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से मेरे को लगा अब तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो 6.5 मिलता था। अब मैं गई इंडिया में, बिकॉज इंडिया में मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, मेरे को बेटर इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, एंड वहां पर मैंने जाकर पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, डिफरेंट उनकी कंपनीज में। स्पेसिफिकली यहाँ पर भी यूएस कंपनी में मैंने करा, बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ही कम हो गया। अब यूएस कंपनी में मैंने करा, अब कंपनीज भी तो यार पैसे लेती है ना, डिफरेंट लाइक लोन्स लेती हैं स्टैब्लिश करने के लिए। जब मैं बात करती हूँ जब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वहां पर भी तो ये थी ना कि कंपनीज ने बैंक से पैसा बहुत ज्यादा ले लिया था लोगों को लेंड करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर कंपनी से भी तो बैंक से पैसा लेंड करा होगा, लिया होगा। अब वहां पर जब फेडरल रिजर्व अब देखो कम ही पैसा दे रही है ना, वो कम ही पैसा दे रही है, तो इन दैट केस वो मेरे को कितने रिटर्न देंगे, रिटर्न भी तो कम कर देंगे ना, क्योंकि उन्हें बैंक से ही कम पैसा मिल रहा है, राइट। तो इन दैट केस इन्वेस्टर्स को लगा ना कि मैं इंडिया आ जाऊँ, इंडिया अपॉर्चुनिटी अच्छी है, डेवलपिंग है। और मैं इंडिया इसलिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बिकॉज बाकी कंट्रीज भी उनकी भी कुछ हालत कुछ अच्छी है नहीं। जापान की अच्छी हालत नहीं है, यूके की अच्छी हालत नहीं है, इंडिया तो एक लाइट बन चुका है ना आजकल, इफ यू सी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has actually worked towards international relations so much कि हमारा मार्क बन चुका है। तो in that case they're going to look for India and they're going to look for better returns, और इस केस में हमारी हालत अच्छी होने वाली है।
ऑन द अदर हैंड अगर मान लो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो ऑफकोर्स वो उधर ही जाएंगे, बिकॉज उन्हें बेटर रिटर्न्स मिल रहा है, हमसे बेटर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो इंडिया नहीं आएंगे। और इसकी वजह से जब भी फेड इंटरेस्ट रेट ज्यादा करता है कम करता है, इसका ऐसा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, ठीक है, वाइसा वर्सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब देखो ऑफकोर्स जब पैसा हमारी कंट्री में ज्यादा आता है तो हमारा बीएससी सेंसेक्स निफ्टी 50 वो और ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पैसा आ रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले, इनफैक्ट जब सेंसेक्स 2975 पर बंद हुआ था ना कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले का मतलब इट्स अराउंड टुडे इज 13th राइट, कुछ दिन पहले अराउंड 10th व्हेन द सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो 12,000 करोड़ रुपीस आए थे एफपीआई इंडिया के अंदर, बट वो आज मार्केट गिर भी गया बुरी तरह, ठीक है। ओके, यूएस हाइक्स इंटरेस्ट रेट से मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट कट्स एंड इन्फ्लेशन। अब ये भी चीज होती है कि जब भी हम बात करते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है यूएस का कम हो रहा है, तो हमारे इंटरेस्ट रेट पर क्या, तो हमारे इन्फ्लेशन रेट पर क्या असर पड़ता है। देखो यूजुअली हम कोशिश करते हैं ना कि हम अपनी इन्फ्लेशन को ना 2 से 6% के बीच में रखें, ये आइडियल माना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, है ना, और इसको आप लिखते भी ऐसे हो 4 ± 2, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 में 4 प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 4 - 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उस केस में 2 और 6 के बीच में हम रखते हैं, आइडियल माना जाता है, ठीक है, उसका काम ही होता है। अब देखो ना फाइनली अगर क्या होता है, मान लो अगर मैं रेपो रेट जो है मेरा, मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं कमर्शियल बैंक्स को पैसे दे रही हूँ, मैंने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, वो कम कर दिया। तो अगर मैंने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, मतलब बैंक्स को रिटर्न नहीं मिल रहा अच्छा, बैंक्स को रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो अपने कस्टमर्स को रिटर्न कैसे देंगे, मतलब कस्टमर्स को वो रिटर्न देंगे ही नहीं ना, तो मतलब कस्टमर्स के पास पैसे ही नहीं होंगे खर्च करने के लिए। अब उनके पास जब पैसे नहीं होंगे खर्च करने के, तो उनके पास डिमांड ही नहीं रहेगी ना चीज़ों की, राइट, वो डिमांड ही नहीं करेंगे चीज़ों की, और डिमांड नहीं करेंगे तो उस केस में इन्फ्लेशन रहेगी नहीं, इन्फ्लेशन कम ही होगी, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बोलूँ कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हूँ, वही जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, अब वो रेपो रेट बढ़ा रहा है, रेपो रेट बोल रही हूँ, जिस पर रेपो रेट मतलब जो इंटरेस्ट वो देता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक्स को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अब अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वो अपने कस्टमर्स को भी अच्छा रिटर्न लेंगे, जब कस्टमर्स उनसे लोन्स लेंगे। अब कस्टमर्स ने उनसे लोन्स लिए और अच्छे उन्हें रिटर्न दिए, तो मतलब कस्टमर्स के पास ज्यादा पैसे हैं खर्च करने के लिए। अब ज्यादा पैसे खर्च करने की तो डिमांड बढ़ जाएगी सडनली, और डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो उतनी है ना, डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई तो उतनी है, जितने रेफ्रिजरेटर्स आ रहे थे, जितनी चीजें आ रही थी वो तो उतनी है। अब जब डिमांड बहुत बढ़ गई और सप्लाई उतनी है, तो उस केस में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और कंट्री की हालत खराब हो जाएगी। तो ये होता है आपका रिलेशन इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ऑफकोर्स पैसेजेस को इंटरप्रेट करने में, जब हम क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस को इंटरप्रेट करते हैं, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर अगेन कैट और मे बी फॉर क्लैट, उस केस में बहुत ईजी हो जाता है इंटरप्रेट करना, बिकॉज इकोनॉमी से हमें कुछ डरने की बात नहीं रहती फिर, ठीक है। यही मैंने आपको इस तरह एक्सप्लेन करके रखना पड़ता है, तो हमें टैंडम मेंटेन करके रखना पड़ता है इंटरेस्ट रेट के बीच में एज वेल एज इन्फ्लेशन के बीच में, कभी कम कर देना कभी ऊपर रख दो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या नीचे करने के लिए। तो जब भी क्या होता है यूजुअली हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, मान लो कंट्रोल करना है मतलब इन्फ्लेशन को गिराना है, तो हम कोशिश करते हैं कि डिमांड कम रहे लोगों में। डिमांड कम रहने का मतलब है लोग के हाथ में कम पैसे हो, कम पैसों का मतलब है कि वो उनको इनफैक्ट कम लोन लेने के जो चांसेस है, या फिर लोन पर उनको क्या करना पड़े, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। ज्यादा इंटरेस्ट देने का मतलब होता है कि क्योंकि अगर उनके पास कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लोन्स पे, तो उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव पड़ेगा ना वो, क्योंकि आपको ज्यादा अट्रैक्टिव पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो लेंगे ही। अब ज्यादा इंटरेस्ट तो इसलिए लेंगे ना क्योंकि जो कमर्शियल बैंक उन्हें पैसे दे रहे हैं उनके पास खुद पैसे नहीं है, इसलिए वो पैसे चाहते हैं कस्टमर्स से। और उनके पास खुद पैसे इसलिए नहीं बिकॉज सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके रखा हुआ है, ठीक है, उनको वो ज्यादा पैसे नहीं दे रहा कमर्शियल बैंक को। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यूएस फेडरल रिजर्व, ये न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है इसलिए इसको लर्न कर लो, ठीक है, क्लैट के लिए भी बहुत रेलिवेंट है। फुल नेम है फेडरल रिजर्व सिस्टम, द फेड बोलते हैं प्यार से इसको। एस्टैब्लिश्ड ऑन 23 दिसंबर 1913। फेडरल रिजर्व एक्ट से बना है, दैट इज बाय वुड्रो विल्सन। वेयर इज माय कर्सर, हाँ, विड्रो विल्सन वॉशिंगटन डीसी में है। करंट चेयरमैन इसका जेरोम पोवेल है, रिमेंबर दिस। फर्स्ट चेयरमैन इसका चार्ल्स एस हैमलिन है। 7 मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड 12 रीजनल फेडरल होते हैं। उसके बाद 50 फेडरल स्टेट्स है यूएस के पास, तो उसके पास 12 फेडरल रीजनल बैंक्स तो होंगे ही। की फंक्शंस इसके मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी इसकी कमिटी है, इसकी कमिटी के रिप्रेजेंटेशन है। क्लैट के लिए इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्लैट के लिए इतना लर्न करना ठीक है, बट इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर अदर कंपेरेटिव एग्जाम्स एक बार नजर जरूर मार लेना। बट फिर भी इसमें फेडरल ओपन मार्केट इतना रेलिवेंट नहीं है, बट एक बार इसको जरूर देख तो लेना प्लीज, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेट अराउंड 2% और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट है फेड का इंडिया में।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है आपका सेबी। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। जो पहली बार स्टैब्लिश होता है ना, इसका स्टेट्यूटरी स्टेटस नहीं था। मैंने पॉलिटी में भी पढ़ाया हुआ। स्टेट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक्ट से बना हुआ है। तो एक्ट इसका पास हुआ था बाद में, एक्ट हुआ था 1992 में। तो 1992 में सेबी का एक्ट फाइनली आ गया था। मुंबई में स्टैब्लिश है मदापीपुरी बज, ये फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन है इसकी, और करंट भी यही है। ठीक है, पर्पस इसका सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, स्टॉक मार्केट पर देखना कि तुम्हारी शॉर्ट सेलिंग, नीकेड शॉर्ट सेलिंग सब कुछ सही से हो रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उधर मार्केट ठीक से चल रही है नहीं, एफआईएस एफपीएस कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। हालांकि इनकी कुछ चेयरपर्सन फ्रॉड में पाई गई थी, बट एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। बट हमारे कंपेरेटिव एग्जाम्स, पहले एग्जाम को क्रैक करना ज्यादा रेलिवेंट है, रेलिवेंट ज्यादा है, तो फिर हम इसको ये वाले पार्ट को लर्न करना, सब इस वाले पार्ट को लर्न कर लीजिए। ठीक है, फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आता है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब क्या बलाएं हैं, इसको आज हम समझते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज का पूरा एडिशन, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर हो, सबका एक साथ एडिशन कर दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट जीडीपी। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी, वो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स। प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर में आप डील कर रहे हो, वट एवर यू प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज गोइंग टू बी प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, लेट्स सपोज आई एम वर्किंग इन अ बिस्किट फैक्ट्री, वट एवर आई एम मेकिंग आउट ऑफ दैट बिस्किट फैक्ट्री, दैट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी सेक्टर, बिकॉज आई एम मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, सो दैट्स द रीजन वो सेकेंडरी सेक्टर बनाएगा। जब मैं कुछ उगा रही होती हूँ, मैं प्लांट से डील कर रही हूँ, तो सॉइल से डायरेक्टली डील कर रही हूँ, तो दैट इज गोइंग टू बी प्राइमरी सेक्टर। ऑन द अदर हैंड, जहां पर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी कर रहा है कोई, ब्लिंकिट की डिलीवरी है ना, वो टेलर है, वो कुछ सील रहा है, वो टीचर है जो पढ़ा रही क्लास में, वो सर्विस दे रही है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही। ठीक है, तो दैट केस दैट इज गोइंग टू बी टर्शरी सेक्टर। तो जो भी आप उसका टोटल एडिशन है उसका वैल्यू का, दैट इज गोइंग टू बी जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है? जो भी इंडिया के अंदर हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी जीडीपी। जैसे पढ़ो सर, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल केक्स, गुड्स एंड सर्विसेज बेक्ड इन इंडिया, दैट इज गोइंग टू बी जीडीपी। ठीक है, वेदर बेकर्स आर इंडियन और फॉरेन, फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर जापानीज कंपनी इंडिया में कार बना रही है, मान लो अगर वो जापानीज कंपनी, उसके पास सिटीजनशिप नहीं है इंडिया की, उसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस तो होगा, कोई बाहर से कंपनी से बिना लाइसेंस के ऐसे नहीं काम कर सकती। को कंपटीशन को मेंटेन करके रखना पड़ता है, डोमेस्टिक सप्लायर्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को लॉस ना हो, सबको देखना पड़ता है। वो इंडिया की जीडीपी में ही आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई इंडियन कंपनी बाहर यूएस में प्रोड्यूस कर रही है, वो जीडीपी में नहीं आएगा, बिकॉज वो इंडिया के अंदर नहीं हो रहा। द ऑपरेटिव वर्ड ओवर हियर इज इनसाइड, जो भी इनसाइड इन द कंट्री हो रहा है वो आएगा जीडीपी के अंदर। ठीक है, रिमेंबर दिस। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है? देखो, पर कैपिटा इसका होता है पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, मतलब जितना भी जीडीपी आ रहा है, फॉर एग्जांपल जीडीपी आपका 200 है, ठीक है, और 4 पॉपुलेशन इज इक्वल टू 4 पीपल, 4 पीपल हाइपोथेटिकल सिनेरियो भाई, तो मतलब यू आर गोइंग टू गेट 50 रुपीज, तो 50 रुपीज पर पर्सन हो जाएगा आपका पर कैपिटा जीडीपी, मतलब एवरेज इनकम कितना कमाता है इंडिया में ऑन एन एवरेज बेसिस, दैट इज गोइंग टू बी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, हम बोलते हैं कि कंट्री की, लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें। एग्जाम्पल में ये है कि जो इंडिया की जीडीपी है ना, वो यूके से ज्यादा है। ठीक है, यूके से ज्यादा है इंडिया की जीडीपी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी यूएस से, यूके से ज्यादा है, बट इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूके से कम है। ठीक है, तो इसके इसमें क्या हो रहा है? इस केस में पता चल रहा है कि यार, अगर मान लो इंडिया की इंडिया की जीडीपी कंबाइंड ज्यादा है ना, लेकिन पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज बेसिस इंडिया का मान लो अगर कम पैसा दिखा रहा है यूके से, तो उसका मतलब ऑन एन एवरेज बेसिस यूके के लोग ज्यादा बेटर है। तो इसका मतलब है एवरेज में इंडिया में तो गरीब है ना, बिकॉज इंडिया में तो पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज बेसिस कम दिखाई दे रहा है। और हो सकता है जब जीडीपी में आपने सबका एडिशन करो, आपने बहुत बिजनेस टाइकून्स का भी एडिशन करके रखा हो, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी नेटवर्क जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एडिशन कर रखा हो, इसलिए ऑन एन एवरेज बेसिस पैसे कम आ रहे हो और जीडीपी कंबाइंड ज्यादा आ रहा हो। नहीं, हो सकता है ना यूके में ऑन एन एवरेज बेसिस अगर हमने सबका कंपाइल करके रखा, एक जीडीपी नंबर निकाला, एब्सोल्यूट नंबर, वो इंडिया से कम आ रहा हो, उसमें बिग टाइकून्स ना हो, बट ऑन एवरेज बेसिस पीपल आर बेटर देन इंडिया, राइट? तो इस केस में क्या होगा? वो पर कैपिटा जीडीपी इज बेटर टू मेजर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एज कंपेयर टू जस्ट जीडीपी। ठीक है, इसलिए पर कैपिटा जीडीपी इज मोर रेलेवेंट। ओके, हाँ, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज बेसिकली हाउ मच मनी दैट इंडियन सिटीजंस अर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो मतलब आप जीडीपी को उसमें ऐड कर रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मान लो कोई इंडियंस फॉरेन में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को आप ले रहे हो कंसिडरेशन माइनस इनकम ऑफ फॉरनर्स इन इंडिया। फॉरनर्स मतलब इंडियन सिटीजंस जो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंस आप समझते हो, हम हमारे बहुत सारे लोग इंडिया के गल्फ में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज में, और वहां पर जो भी वो जॉब्स करते हैं, मेजरली और जॉब्स करते हैं उधर, कंस्ट्रक्शन
में, ऑयल को हेल्प करने में, उसको रिफाइन करने में, और वहाँ पे जो भी वो कमाते हैं वो इंडिया में वापस लाते हैं। दैट इज गोइंग टू बी रेमिटेंस अपनी फैमिलीज के लिए। अब जीडीपी जो हो गया इंडिया में, जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, प्लस जो रेमिटेंसेस हमारे आ रहे हैं कंट्री में, माइनस जो हमारे फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं, ठीक है, और अपनी कंट्री में भेज रहे हैं अपने रेमिटेंसेस उधर, तो उनके इसमें उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार हमारे जो इंडियंस हैं, इंडियन सिटीजन वर्ल्ड वाइड कितना कमा रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी। बट जब हम छोटी क्लासेस के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ रीडिंग इकोनॉमिक्स इन क्लास 9th या 10th, उस केस में ना काफी इसको सिनोनिमसली यूज कर देते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह को, बट होते डिफरेंट है। कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलिवेंट है, क्लैट के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, बट अदर कंपेरेटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जीडीपी हमने कर लिया। अब फॉर एग्जांपल एक मशीन बनी है 10 लाख रुपीस की, वो मशीन थी, ठीक है, उससे काफी चीजें प्रोड्यूस करी हेल्प करने में। अब क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वियर एंड टियर से मशीन की वो करंट वैल्यू हो गई 8 लाख रुपए, 2 लाख डेप्रिशिएट हो गए, 8 लाख उसे करंट वैल्यू है। तो 8 लाख जीडीपी में ऐड करोगे आप, वो 10 लाख नहीं करोगे जितनी उसकी एक्चुअली में वैल्यू थी। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उसका डेप्रिसिएशन हो गया, वो चीज पुरानी हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, एनडीपी, ये बहुत रिलायबल फैक्टर होता है इंडिया का जीडीपी को मेजर करने के लिए, इनफैक्ट किसी इकोनॉमी को देखने के लिए। पर कैपिटा इनकम तो है ही, बट आपका जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये भी है, बिकॉज आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में ले रहे हो। जब मैंने बोला ना इंडिया हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अब बन चुकी है, हमारी अभी 5th थी, अभी न्यूज आ गई थी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुकी है। उस केस में हम डेप्रिसिएशन को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। अब आप डेप्रिसिएशन को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, इसका मतलब है आप नहीं देख रहे हो कि यार इंडिया में कितने लॉसेस हुए हैं, you're only seeing the profits and you're not incorporating the losses। आप उन मशीन्स को भी कंसिडरेशन में ले रहे हो जो 7 साल पुरानी, बट उनका डेप्रिसिएशन आपने कंसिडरेशन में नहीं लिया है, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मोस्ट रिलायबल, इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू जीडीपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एंड दिस इज द मोस्ट रिलायबल फैक्टर टू मेजर द जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। अब जीएनपी का मतलब क्या था, जीएनपी का बेसिकली मतलब था जब आप कुछ जीडीपी को कंसिडरेशन में ले लेते हो, प्लस आप जब हम जो भी इंडियंस रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, माइनस जो भी फॉरेनर्स हमारी कंट्री से बाहर भेज रहे हैं उनको आप माइनस कर दिया, तो उस केस में यू गोइंग टू गेट जीएनपी। बेसिकली टेकिंग टू कंसिडरेशन कि हमारे जो इंडियंस हैं ऑल ओवर द कंट्री ग्लोबली, हाउ मच देयर अर्निंग, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द जीएनपी, ओके। सो हमने जो नेट नेशनल प्रोडक्ट लिया है एनएनपी, दैट इज नथिंग बट जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज द मोस्ट रिलायबल थिंग, बिकॉज हमने डेप्रिसिएशन को कंसिडरेशन में लिया है। जो मशीन 7 साल पुरानी है उनका भी हमने वैल्यू घटाकर मेजर करा है 2025 के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी जो हमेशा से लोगों ने गलत इंटरप्रेट करा है, बिकॉज पैसेजेस में हमें गलत ही इंटरप्रेट होता है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज रीडिंग देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सॉरी दिस पर्टिकुलर वर्ड, right, for the very first time, most favored nation, this term, even I was confused because I interpreted in a wrong sense। अब देखो कैसे most favored nation का मतलब WTO के हिसाब से देखें, गाइडलाइंस के हिसाब से most favored nation का मतलब होता है जब हम किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास WTO में काफी कंट्रीज हैं, we have 190 कंट्रीज अराउंड, and 190, sorry not 190 but we have 166 countries, ठीक है। Comoros and Timor Leste were the 2 newest members that we had added up in WTO। 2024 में एड अप हो गई थी, 164 थी, 166 है, ठीक है, 166 कंट्रीज है। अभी मैं कंसिडरेशन में नहीं ले रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने साइन कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ठीक है। अब मान लो उन 166 कंट्रीज में 166 कंट्रीज को बराबर ट्रीट करूंगी, बराबर उन पर टैरिफ लगाऊंगी, बराबर ही उनको प्लेटफॉर्म दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइज यूएस के साथ ज्यादा अच्छे हैं, मैं यूएस के सामान को ज़्यादा प्रमोट नहीं करूंगी, मैं यूके के भी सामान को उतना ही प्रमोट करूंगी जितना मैं रशिया के सामान को कर रही हूँ, और उतना ही सेम मैं यूएस के सामान को करूंगी। सब पर मैंने 10% का टैरिफ लगाया है सारे 166 नेशंस पर। ये होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब जब भी मैं एक पर्टिकुलर नेशन को इक्वल ट्रीटमेंट दूंगी हर नेशन के साथ ऑन एन इक्वल पेस, उसको बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब इसके एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल जब भी मैंने पाकिस्तान के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन तोड़ दिए, मैंने उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी से हटा दिया, इसका मतलब मैं उसको इक्वली ट्रीट नहीं करूंगी किसी पर्टिकुलर नेशन के साथ, दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट फेवर्ड नेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ब्रिटेन के साथ, रिसेंटली भी यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, इसका मतलब मैं यूके पर कम टैरिफ लगाऊंगी, इसका मतलब मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन में उसे नहीं रखूंगी, क्योंकि वो मेरा अब क्या हो जाएगा, उस पर मैं टैरिफ ही नहीं लगाऊंगी एज कम्पेयर टू जो मैं 10% टैरिफ सब पर लगा रही थी, तो वो चीज मैंने विड्रॉ कर ली उससे, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ोगे कि इंडिया इज विड्रॉन द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस फॉर स्विट्जरलैंड और फॉर पाकिस्तान, इसका मतलब यही होता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यही होता है कि जब भी आप इक्वल ट्रीटमेंट देते हो, जैसे वेयर इज माय कर्सर,
अंडर मोस्ट फेवर्ड नेशन, इक्वल ट्रीटमेंट इन ट्रेड, ठीक है, सेम टू ऑल द WTO मेंबर्स। रियल मीनिंग दिस टर्म इज मिसलीडिंग, इट डजंट मीन फेवरेट, ठीक है, याद रखना, पैसेजेस को इंटरप्रेट करने में सब चीज़ों में बहुत ईजी आएगी। इंडिया यूए के साथ, इंडिया आसियान के साथ ट्रेड रिलेशंस है, तो इन दैट केस ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, तो ये इसका पार्ट नहीं होंगे, इसलिए इसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। प्लस डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं, जनरलाइज प्रेफरेंसेस ऑफ सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये क्या है? ये यूएस का सिस्टम है। अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प वाली न्यूज आई थी ना, डोनाल्ड ट्रम्प की न्यूज में हमने देखा था कि हर एक आर्टिकल में कोट हो रहा था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो उसका मतलब क्या था? जब यूएस है, यूएस कम ड्यूटी लगाएगा डेवलपिंग नेशंस पर। ये आपका यूएन सीटैट ने इंट्रोड्यूस करा था 1971 में, इंप्लीमेंट हुआ है, यूएस ने करा है, ईयू ने करा है। डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप नेशंस पर जीरो रिड्यूस टैरिफ्स हैं, और डेवलपिंग नेशंस भी डोंट हैव टू गिव एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली उनके पास जो टैरिफ्स वो लगा रहे हैं वो नॉन रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर मान लो यूएस ने तो ऑफकोर्स उन पे कम टैरिफ लगाए हैं, और वो यूएस के गुड्स पर भी कम टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। तो यूएस मतलब उनकी मार्केट आराम से कैप्चर कर सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट दैट्स मोस्ट जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस कि उनकी गुड्स को इंडिया यूएस में आने दिया जाएगा विदाउट एनी प्रेफरेंसेस, विदाउट एनी सॉरी टैरिफ बैरियर्स, बड़े बड़े रिड्यूस या नो टैरिफ। और इंडिया यूएस ने इसको विड्रॉ भी कर लिया इंडिया से। ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, जीएसपी का बेनिफिट है, एक्सेप्शन है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अब वीडियो बहुत लंबी बन गई है, ठीक है। बेल आउट समझ लो, ये वाली पर्टिकुलर चीज है, 3 टर्म समझ लो। बेल आउट, आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये होता है, बेल आउट का मतलब होता है जब भी किसी पर्टिकुलर कंट्री को, किसी पर्टिकुलर चीज को इनफैक्ट फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, उसका कोलैप्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं? बेल आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बेल्ड आउट येस बैंक, और आईएमएफ बेल्ड आउट पाकिस्तान। इसका मतलब पाकिस्तान लोन नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए आईएमएफ ने उसको बेल आउट कर दिया, उसको माफ कर दिया, ठीक है, उसको इनफैक्ट पैसे भी दे दिए, ठीक है। अब आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? अभी रिसेंटली पाकिस्तान को जब इंडिया से लड़ाई होती है, तो 1 + $1.4 बिलियन का आईएमएफ ने पैसे दिए थे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मतलब होता है जब भी कोई पर्टिकुलर नेशन को इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा होता है, बहुत बकवास वाली, बहुत सीरियस वाली, आईएमएफ उसको पैसे दे देता है, लोन दे देता है, जो बाद में से रीपे करना पड़ता है। ये तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आईएमएफ की। प्लस $1.4 बिलियन का उन्होंने एक रीजनल सस्टेनेबिलिटी फंड भी दिया था। उसका मतलब था कि उसको सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को मैच करना है, उसको मेक श्योर करना है कि उसके साथ जो पाकिस्तान है वो कोई ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो नहीं कर रहा, और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। वो अलग से फंड दिया था $1.4 बिलियन का, ग्रीन फंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका 2023 में आईएमएफ ने जो उसको रेस्क्यू करा था, तो लॉन्ग टर्म लोन दिया था। दूसरा होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। आपने सुना होगा कि इंडिया के बजट में भी इतना लाइन ऑफ क्रेडिट वो मालदीव्स को दे रहे हैं। मालदीव्स ने, जब मोहम्मद मुइजू ने इतनी एंटी इंडिया कैंपेन्स रचे थे, तो उस केस में भी लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने कम कर दिया था। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट्स अ प्री अप्रूव्ड लोन फैसिलिटी। मतलब अगर इंडिया श्रीलंका को मान लो $1.5 मिलियन देता है, पैसे देता है, फंड देता है 1.5, तो उस केस में वो 1.5 हमेशा रहेगा, बट वो थोड़ा थोड़ा, वो जो कॉर्पस है उससे थोड़ा थोड़ा देता रहेगा। जैसे वो 0.7 $0.8 मिलियन देता रहेगा, वो इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट से वो थोड़ा थोड़ा रिलीज करके रहेगा ट्रांशेस में। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का भी यही था। पाकिस्तान के पास 37 ट्रांशेस में आईएमएफ को पैसे देने थे पाकिस्तान को, सो दैट इज द थिंग। और वो हर चीज में डिपेंड करता है, हर सिनेरियो में। सो विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट पार्ट।